तो असाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल। उनसे बात करते हैं। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इससे पहले हमने देखा जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा सामने आया और अब जो सीनियर जज हैं, चीफ जस्टिस बनने वाले हैं अगले, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, उनका ये इस्तीफ़ा एक ऐसे वक्त में आना, किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? मैं काफ़ी हैरान हुआ इस बात पे। जस्टिस इजाजुल एहसन ने वजूहात ज़रूर दी होंगी जिसके बिना पे वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, लेकिन आपने देखा कि कुछ इख्तिलाफात जो चल रहे थे काफ़ी डीप रूटेड हो गए हुए थे, और जिस तरीके से उनकी जो चिट्ठियाँ थी टू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और इख्तिलाफात थे कोर्ट की वर्किंग के साथ, और उनको बेंचेस में भी जो है वो नहीं शामिल किया गया था। हो सकता है कि उनकी अपनी उसमें मर्जी हो, लेकिन इससे एक एहसास होता है कि कोर्ट के अंदर जो शिकस्त तो रेख्त हो गई है, उससे इस इदारे को बहुत नुकसान हुआ है। सर, एक और ये इससे पहले एक बहस भी निकली थी लाइक माइंडेड जजेस के हवाले से, और उससे पहले जब हमें याद है कि उमर अता बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस थे, उस वक्त भी कुछ ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही थी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस में भी तकसीम है, अदलिया में तकसीम है। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि वो कुछ सिचुएशन अब सामने आ रही है, उस तासुर को तकवीयत मिल रही है? जी, वो तासुर जो है वो काफ़ी अर्से से चल रहा था, और उसमें हमें नज़र भी आ रहा था कि कुछ जो है वो जिसको आपने लाइक माइंडेड का अलकाब में उसको लक़ब दिया, वो चल रहा था। और कोर्ट की वर्किंग में जो सिलसिले चल रहे थे, जजमेंट्स जिस तरीके से आ रही थी और जिस तरीके से एक टिल्ट नज़र आता था, और ये शायद उसी का ही है, और लाजमी तौर पे ये उसका एक कल्मिनेशन है। अनफॉर्चुनेट है, बट अब ये है। और एक बात बताऊं कि जब कोई हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का होल्डर होता है, वो जब रिज़ाइन करता है तो अपना वो रेजिग्नेशन वापस नहीं ले सकता। और दूसरी बात ये है कि ये इस्तीफ़ा जो है ये मशरूत भी नहीं होता कि इसको आप कोई इसको कहे कि हम इस्तीफ़े को नहीं मानते। इस्तीफ़ा देके आप अपना जो है ओहदा उससे ख़त्म हो जाता है, और सदर मुमलिकत को कोई इख्तियार नहीं है ये कहने का कि वो इस्तीफ़ा जो है मंजूर नहीं करें। अच्छा, जब ये इस्तीफ़ा आता है अख्तर साहब, ये इसमें हमारी रहनुमाई फरमाइएगा, तो इस पर कानून क्या कहते हैं? उसके बाद जो जज होते हैं उन पर क्या जो कार्रवाई चल रही होती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसको कंटिन्यू किया जाता है या नहीं किया जाता? क्योंकि आज इस पर बात भी हुई, बहस भी हुई जब इजलास हुआ, और साबिक जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये कहा कि इस्तीफ़े के बाद किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। मुज़ाहिर नकवी साहब का जो केस था उससे मुतालिक, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा तो बिल्कुल आखिरी मरहले पर आया है। तो इस पर कानून बिल्कुल ऐसा ही है। यूँ है कि सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है क्या। जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक इदारा है, आईनी इदारा है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस जो हैं सीनियर मोस्ट, वो बैठते हैं और वो डिलिब्रेशन करते हैं, और वो उसका जो उनका जो है ज़ाब्ता इखलाक और ये सब चीज़ें, और किस तरीके से मामलात को आगे लेके चलना है, इन्वेस्टिगेट करना है, उसको देखते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, या तो कोई इंफॉर्मेशन आए उनके पास, कोई सदर मुमलिकत को रेफरेंस भेजे उसकी बुनियाद के ऊपर, और जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो वो जो है इन्वेस्टिगेशन होती है बंद कमरों में, और उसके अंदर सीक्रेसी को इज़्ज़त खातिर रखी जाती है। अटॉर्नी जनरल जो है वो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं, क्योंकि उन्होंने इस कार्रवाई को आगे चलाना होता है। वो प्रोसिक्यूटर नहीं होते, वो कंडक्ट करते हैं प्रोसीडिंग्स को, और ये प्रोसीडिंग्स होती हैं हाजिर सर्विस के खिलाफ। अगर कोई रिटायर हो जाए जी, तो वो फिर प्रोसीडिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो फिर वो रिकमेंडेशन करते हैं सदर मुमलिकत को कि फलां जज साहब के खिलाफ आपने जो हमें रेफरेंस भेजा था या जो हमारे पास
मामला था, उसकी इंक्वायरी के बाद हम समझते हैं कि वो उस ओहदे पे रहने के काबिल नहीं रहे। तो वो सिर्फ हाजिर सर्विस जज ही के लिए हो सकता है। अच्छा अशतर औसाफ साहब, ये भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इन हालात में उनका इस तरह से इस्तीफ़ा सामने आना अदलिया पर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है? जी, मैंने पहले अर्ज किया कि ये एक धचका है, ये अनप्रेसिडेंटेड बातें हैं, पहले इस तरीके से नहीं आए थे। हाई कोर्ट के जजेस के इस्तीफे ज़रूर आपने देखे जब उनके खिलाफ हो रहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई, लेकिन ये एक के बाद दूसरा जो इस्तीफा है, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में खला पैदा हो गया है, 2 आसामियाँ खाली हो गई हैं और पहले भी शायद एक आसामी पे अभी काम होना था, उसको फिल करना था। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काम का बोझ पहले ही ज़्यादा है और इजाज़ुल एहसन साहब एक काबिल जज थे जो कि मामले की तह तक बहुत जल्दी पहुंचते थे। उनका बहुत तजुर्बा था एज जज लाहौर हाई कोर्ट और वकालत में भी उनका बहुत तजुर्बा था, तो कंपनी मैटर्स और टैक्स के मैटर्स को बखूबी समझते थे। सर, एक तासुर ये भी आ रहा है कि जिस तरह से अभी मुज़ाहिर अली नकवी साहब का भी केस हमारे सामने मौजूद है, उस हवाले से ये कहा जा रहा था कि उन पर जिस वक्त उन्होंने इस्तीफ़ा दिया वो बिल्कुल आखिरी मरहला है, जिस तरह से आज चीफ जस्टिस ने भी कहा, और रेफरेंस पहले था, कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। ये भी कहा जा रहा था कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन के खिलाफ भी एक रेफरेंस आने जा रहा है, उससे पहले वो मुस्ताफ़ी हो गए, यानी उन्होंने टाइमिंग को देखते हुए। तो सर, इल्ज़ामात बेसिकली आपके नॉलेज में हैं क्या? किस किस्म के इल्ज़ामात थे? किस हवाले से रेफरेंस आ रहा था? देखिए, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि इल्ज़ामात जो हैं वो इल्ज़ामात ही होते हैं जब तक कि वो साबित ना हो जाए, और उनके मुतालिक बात करना नहायत नामुनासिब बात। मैं तो इस चीज़ का भी कायल ठीक कि जब किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हों तो जब तक कि उसके खिलाफ कन्विक्शन ना हो उनका तशहीर नहीं होना चाहिए। तो मैं उस बारे में माजरत चाहूँगा कि मैं आपके साथ नहीं, जो मेरे इल्म में अगर कोई बात है तो शेयर नहीं कर सकूँगा। ये एक मुनासिब बात नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। श्योर आप अंडरस्टैंड करें। जी जी, बहुत शुक्रिया। अशतर औसाफ साहब, माहिर कानून, साबिक अटॉर्नी जनरल, हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।